राधे राधे बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर जो लिया था हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो थे एग्जांपल्स। एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं हम। एनसीईआरटी सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लिए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल सारे देख चुके हो तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी आपको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिलकर 1 ग्राम बनाते हैं। तो ये मोल कंसेप्ट का टॉपिक है। ठीक, जरा ध्यान देना। हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। तो हम कहेंगे 9.1 10 की पावर -31 kg में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 9.1 10 की पावर -28 ग्राम में, देखो मैंने यहां पर सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करी, किलो को खोल दिया। किलो को खोलने से 10 की पावर 3 इंक्रीज कर गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/9.1 10 की पावर -28। ठीक है, 28 को ऊपर ले जाना और 10 और 10 की पावर 27 लिख देना। इसको डिवाइड करना तुम्हें आता है, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम 10 पास। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। जरा ध्यान दो, यहां क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये जो नंबर आएगा आपका। आगे कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो लिखो 1 मोल का मतलब। 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही तो इलेक्ट्रॉन्स। आपको चार्ज और मास निकालना है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास होगा? 9.1 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास केजी में मास, 1 मोल मास आ जाएगा। जगह कम है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं। देखो कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड पार्ट, चार्ज निकालो। मास तो हमने निकाल लिया था। अब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 कूलम और इतने इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई में 6.022 10 की पावर 23 कूलम। काफी सारी कैलकुलेशन है, जल्दी से इसको रीड करेंगे। मैं जरा पेज ठीक कर लूं। देखिए समझ आया? इसी के साथ की कुछ चीजें समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। पहले मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या कहता है? मोल कंसेप्ट कहता है एक मोल, एक मोल कुछ वेट के, कुछ वॉल्यूम के या कुछ नंबर के इक्वल होता है। बात समझना मेरी। एक मोल में कुछ वेट होता है, कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ नंबर होता है। कितना वेट होता है एक मोल में? एटॉमिक वेट।
या मॉलिक्यूलर। ठीक, कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर एसटीपी पे, या 22.7 लीटर एसएटीपी पे, 24 लीटर एनटीपी पे। ठीक, कितने नंबर? एवोगैड्रो नंबर। इतनी क्या, ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम, इतने मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जब मैं एक मोल की बात करूंगा तो उसके अंदर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर का वेट होगा। उसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, और इतने इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। ये गिनती है, ये वॉल्यूम है, ये मास है। पहले तो हमने ये बात समझी। अब बारी आती है मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स को समझने की। नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से दिखा सकते हो। ये होता है गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नीचे की सारी चीजें कांस्टेंट है, नीचे की सारी चीजें कांस्टेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो नंबर हो, सब कांस्टेंट है। ऊपर के गिवन है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। जरूरी नहीं है हम इसका इसी के साथ रिलेशन बनाएं। इससे हमें पता चलता है कि हम रिलेशन बना सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास से, मॉलिक्यूलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम से 22.4 लीटर से, नंबर ऑफ मोल्स का नंबर से। इसी के साथ हम इनका आपस में भी रिलेशन बना सकते हैं। देखिए, हम ये भी कर सकते हैं, मास का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, या मास का रिलेशन नंबर के साथ, या वॉल्यूम का रिलेशन नंबर के साथ। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे। ये है आपका मोल कंसेप्ट। कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज। मास केजी में, चार्ज कूलम में। मास कितना है इसका? 9.1 10 की पावर -31। इसका 1.67 10 की पावर -27। और न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही है। चार्ज कितना है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन नेगेटिव। इसका प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और इसका 0। अच्छा, 1.6 10 की पावर -19 या +19, ये E के इक्वल होता है। इसका मतलब होता है 1 क्वांटम। जरा समझो इस बात को, मैं फिर से पीछे जा रहा हूं, एक एक करके चीज समझो और नोट करो। चले आगे, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। जरा ध्यान देना, कह रहा है पहले तो मीथेन खोलो। पार्ट 1, मीथेन।
मीथेन जिसका Z है कार्बन का 6 और 4 हाइड्रोजन का 10, जिसका A है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 यानी कि 16। ध्यान देना Z और A कैसे काम करते हैं। आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और 16 माइनस 10 यानी कि 6 न्यूट्रॉन है। पहले इसको समझो, ये बात है एक मॉलिक्यूल की। अब वो कहता है आपको निकालने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है, निकाल देंगे। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज इलेक्ट्रॉन 10, तो इतनों में कितना होगा, ये वही एवोगैड्रो नंबर है 6.22, 10 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अच्छा इसने मांगा इलेक्ट्रॉन, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको मुझे प्रोटॉन भी बताने हैं और न्यूट्रॉन भी बताने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ मास, किसमें, 7 मिलीग्राम कार्बन में। ठीक है, अब हम पहले लिखेंगे, हमारे पास C14 है, C14 का A है 14 लेकिन Z है 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 8, 14 माइनस 6। क्लियर, तो पहले तो हमने ये देखा कि एक एटम के पास क्या क्या है, बात सुनना और समझना। दूसरी बात, उसने कहा है 14 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब होता है 1 मोल, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक, ये मोल कंसेप्ट वाली लाइन लिख दी, लेकिन वो कह रहा है इतना नहीं चाहिए मुझे, 7 मिलीग्राम चाहिए, तो तुम लिखो 1 ग्राम में कितने होंगे, यही 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 14, तो 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, सुनना और समझना, 7 मिलीग्राम में होंगे 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई में 7 मिलीग्राम, इतने एटम्स। काटापीटी कर लोगे आप, ये 2 पे जा रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, खुद करना, कैलकुलेशन करो बेटा, आपको कैलकुलेशन करी कराई मिल जाती है, स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है, इसलिए तुम्हारी कैलकुलेशन खत्म है। ये तो हुआ ये क्वेश्चन कि इसके पास कितने, क्या निकाल दिया मैंने, एटम्स है। वो मुझसे मांग रहा है न्यूट्रॉन कितने, तो आप लिखोगे एक एटम ऑफ कार्बन हैज 8 न्यूट्रॉन, तो इतने एटम्स पे कितने होंगे, ये मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं, बार बार देखना पड़ेगा। थ्री 3.011 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ कार्बन के पास कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई में 3.011 10 की पावर 20 न्यूट्रॉन्स। अब वो कहता है, इसको आप लिख दो y न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास है 1.67 10 की पावर -27 kg, ये एक न्यूट्रॉन का मास है, तो y न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, y जो भी वो वैल्यू सॉल्व करके आइए मल्टीप्लाई में 1.67 10 की पावर -27 kg। समझो इस बात, पीछे देखो दोबारा से, सेकंड पार्ट में वो मांग रहा है आपसे पता करो कितने नंबर हैं और कितना मास होगा न्यूट्रॉन का इस क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 में। ठीक है, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, टोटल नंबर और टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। मैं इसमें एक होमवर्क डाल रहा हूं,
देखो, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इन 7 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन नहीं था, कार्बन 14। अच्छा, और मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, फिर वही इन 7 मिलीग्राम। तो अभी मैंने आपको न्यूट्रॉन एनसीईआरटी के हिसाब से बता दिया, आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और निकालना है बस। ठीक बात, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। एक मिनट रुको, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फाइंड टोटल नंबर और टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। चलिए अब हम लिखेंगे पहले अमोनिया क्या है। अमोनिया का Z है 7 + 3, 7 है न्यूट्रॉन के लिए और 3 है हाइड्रोजन के लिए, यानी कि 10। और इसका A है 14 + 3, 14 है नाइट्रोजन के लिए और 3 है हाइड्रोजन के लिए, तो ये है इसका A। अच्छा, Z होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर। Z से पता चलेगा आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, प्रोटॉन कितने हुए 10, और न्यूट्रॉन कितने हुए A - Z, यानी कि 17 - 10, 7। ये एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है। उसने हमसे क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल नहीं, उसने कहा 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया में ढूंढो प्रोटॉन। ढूंढ देंगे, हम लिख रहे हैं 14 ग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 1 मोल। और 1 मोल, अच्छा ये लिखा मत करो बेटा, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू दिस मच मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, वही जो आपका है वो गैदर नंबर। 14 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो सॉरी 17 ग्राम होता है, 14 नहीं, सॉरी 17 ग्राम में इतने, तो 34 मिलीग्राम में कितने होंगे 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 17, ये हो गया 1 ग्राम के लिए। 17 ग्राम में इतने, तो 17 से डिवाइड कर दिया तो 1 ग्राम में आ गया, और अगर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो भी आपका नंबर है, तो वो उतने ग्राम के लिए आ जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स, ये तो मॉलिक्यूल्स है। उसने मुझसे मॉलिक्यूल नहीं पूछे, उसने मुझसे पूछे प्रोटॉन। अब तुम्हें लिखना है एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रखता है कितने प्रोटॉन। वहां से देखो तो 10 प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल, जिसे मैं Y कह रहा हूं, Y मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रखेगा 10 × में Y प्रोटॉन्स। आपका काम क्या है, फाइंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। क्या चीज ढूंढनी है दोनों की, उनके नंबर भी ढूंढने हैं और उनका मास भी ढूंढना है। ठीक, मास से याद आया, हम इसका मास तो निकाला ही नहीं, इसने मास भी पूछा था, अभी निकालते हैं। अब इसको तो क्वेश्चन में डाल दो। अब मास देखो आप, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻27 kg। एक प्रोटॉन का मास देखो आप। फिर मास ऑफ ये जितने भी सॉल्व होकर आए थे, ये 10Y प्रोटॉन्स कितने होंगे, 10 मल्टीप्लाई में Y मल्टीप्लाई में 1.67 10⁻27 kg। बात को समझो, अच्छा क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट की काफी सारी चीजें मैंने
जो जो और हो सकती थी वो सारी डाल दी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने मॉलिक्यूल निकालना, एटम निकालना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना देख लिया। ठीक है, हमने ये देख लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, अगर हमें कोई गिवन मास हो तो उस पर्टिकुलर मास में कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं आपके लिए। फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 10 लीटर ऑफ अमोनिया। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या करोगे, ये होमवर्क हो गया आपका। बस यही करना है, आपको लिखना है कि एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होते हैं, तो 22.4 लीटर के अंदर कितने होंगे, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 10 लीटर में कितने होंगे, उतने मॉलिक्यूल्स। फिर मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर से। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर देयर इन दिस 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 एंड दिस। जो नीचे लिखा है वो है Z, जो ऊपर लिखा है वो है A। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं Z के बराबर, जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं Z के बराबर, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं A माइनस Z के बराबर। अब आप खुद निकालोगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। जैसे मैं एक बता देता हूं, Z से पता चलता है एटॉमिक नंबर क्या है, मुझे पता है 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है और उसका मास नंबर है 35। अब ये मत कहना भैया 35.5 होता है, क्लोरीन के दो आइसोटोप है 35 और 37। इसका क्वेश्चन भी दिया हमने लेसन 1 में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उनकी एवरेज निकाल के 35.5 आता है। अच्छा ये देखो भाई 92 कौन सा है, तो वो यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम के भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं 35 38। ये बहुत मुश्किल छोड़ दिया है, देखो हो पाता नहीं हो पाता आपसे। अच्छा एक और करना, अगर Z हो, क्या ले ले Z 29, A हो 63.5, ठीक है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन हो 27, तो सिंबल बताओ क्या होगा। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका। एक येलो कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट एमिट फ्रॉम सोडियम लैंप हैज वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता लगाओ C/λ, वेव नंबर पता लगाओ 1/λ। ऐसे क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में कर चुके हैं। आपको वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। शायद 5वां 6वां एग्जांपल एनसीईआरटी का। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन। एनर्जी पहले वाले फॉर्मूले में निकलेगी h न्यू से, दूसरे वाले फॉर्मूले में निकलेगी C/λ से। एक में वेवलेंथ दी है और एक में ये दिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कई बार, 10 की पावर -10 मीटर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते जाओ। कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, किसमें, जिसका टाइम पीरियड इतना, टाइम पीरियड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, वेव लेंथ होती है C/फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर होता है 1/वेव लेंथ। हो जाएगा, समझो, सारे फॉर्मूले लिख दिए इसमें जो वेव के होते छोटे मोटे। अगला, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन, 10 निकालना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ दिस प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा, NhC/λ, N is equals to E/λ/hc। E दे रखा है आपको 1 जूल, वेवलेंथ दे रखी है 4000 पिको का मतलब 10 की पावर -12 मीटर। H जानते हो आप 6.626 10 की पावर -34। इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, समझो। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके सब कुछ याद कर लो। कर लिया नोट, चले आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, हमें वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है,
स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे, वर्क फंक्शन पाई नॉट दे रखा है हमें 2.13 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट करो एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट में। पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रोवोल्ट समझा दूं क्या होता है, जरा ध्यान दो। एक इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। इस इलेक्ट्रॉन को मैं कूलम में लिख रहा हूं और वोल्ट को वोल्ट लिख रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है जूल। ठीक, तो ये है आपका एक इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एक जूल कितना हुआ, 1/1.6 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रोवोल्ट। इस कन्वर्जन को समझ लो। ठीक, अब वो कहता है आप पहले एनर्जी निकालो फिर उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाऊं मैं यहां पर, वो कहता है इतनी वेवलेंथ वाला स्ट्राइक करता है जिसकी ये है, बाकी कुछ और तो नहीं दिया उसने, कहीं ये नहीं लिखा कि नंबर क्या है या 1 मोल है। तो मैं सिंपल एनर्जी निकाल रहा हूं hc/लैम्डा, जिसका आंसर आएगा जूल में, जिसका आंसर आएगा जूल में। अगर मैं इसको ईवी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 1 ईवी से मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल से डिवाइड। एच की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, लास्ट क्वेश्चन में कराई थी। आपको लैम्डा दे रखा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। जूल में क्यों निकाला मैंने, जूल मेरी एसआई यूनिट है, उसको मैंने कन्वर्ट किया है ईवी में क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, और ईवी में मेरा जवाब आ गया। जरा चेक करो। इसके बाद वो कहता है भैया काइनेटिक एनर्जी निकाल के दो, अभी निकाल के देते हैं, जगह ही नहीं है हमारे पास। ये वर्क फंक्शन हो गया, इसको थोड़ा छोटा करके यहां डाल देता हूं। अगर बेटा ना दिखाई देना तो कोई चीज विजिबल ना हो तो बता देना मेरे को, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो से। ये आपका वर्क फंक्शन है, ये आपका हो गया एनर्जी। अब वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो। भैया काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है गिवन एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप वर्क फंक्शन भी कह सकते हो। गिवन एनर्जी हमारी मान लो आई कुछ ईवी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एक्स ईवी माइनस 2.13 ईवी। अच्छा, आपका अगर आंसर नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, जीरो आए तो क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा, इजेक्ट नहीं होगा। ठीक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल भी रख सकते हो, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी। अब दोबारा समझेंगे सारे फॉर्मूलास को, एक बार अलग से करा रहा हूं पूरे पेज पे। पहला फॉर्मूला आपको जो ध्यान देना है, आपने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया hc/लैम्डा। दूसरा फॉर्मूला फाई नॉट, जो फाई नॉट आपको गिवन है वो ई नॉट के इक्वल होता है, वो होता है एच न्यू नॉट या hc/लैम्डा नॉट। इसको भी आप एच न्यू भी लिख सकते हो, ये गिवन है, ये मिनिमम है। तीसरी चीज क्या आती है आपकी, ई माइनस फाई नॉट या ई माइनस ई नॉट। ये दोनों मिलकर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आते हैं। ई माइनस फाई नॉट या ई माइनस फाई नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? ये हम पहले से जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। अच्छा, एक फॉर्मूला और करा दूं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो तो मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करके इसको मोमेंटम का स्क्वायर बना सकते हो, एम का स्क्वायर बाय वी का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला और आ जाता है मोमेंटम का, ये आपका काम आता है डी ब्रॉगली में। ये नोट कर लिया करो बेटा, जो अलग से फॉर्मूले लिखवाता हूं। तो ये तीन फॉर्मूले उस क्वेश्चन में काम आए जो भी हमने करा है, साथ में एक कन्वर्जन काम आई, 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। जल्दी से पूरा पेज समझो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम
कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को उठा के हम कहीं पे फेंक देते। इनिशियली उसकी एनर्जी क्या थी और फाइनली उसकी एनर्जी क्या होगी, और चेंज इन एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी आयनाइजेशन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। इनिशियली एनर्जी उसकी क्या थी, एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा कहां है भैया हमारा, ये रहा। फाइनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ध्यान देना, और फिर आपने कहा कि भैया यहां पर यूनिट ना किलो जूल में है और मोल में है, तो यहां पर एन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में। और ये एन क्या है, 1 मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कई बार कर चुके हैं आप, तो ये होता है। ठीक है, अब वो कहता है जो भी चीज आपकी आई वो आई जूल पर मोल में। किलो कैसे लगाऊं, किलो से मल्टीप्लाई, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, किलो से मल्टीप्लाई किलो से डिवाइड, ये हो गई आपकी कन्वर्ट किलो में। ठीक है, तो जो भी आपका एच सी बाय लैम्डा आया वो आया जूल में। जूल को पर मोल करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक नंबर से। वो नंबर क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर। और एक चीज से और मैंने डिवाइड किया किलो लाने के लिए, वो था 1000। तो किलो से मल्टीप्लाई किलो से डिवाइड, सिर्फ इतना सा ध्यान रखा करो, इसमें और ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन को देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 25 वॉट बल्ब, मतलब पावर दे रखी है। पावर देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, P इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल्स टू एन का। यहां पे N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटोन ट्रांसफर पर सेकंड होते हो। इसको ध्यान देना कि ये पर सेकंड पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि वॉट का मतलब ही है एनर्जी पर सेकंड, जूल पर सेकंड। वो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इतनी वेवलेंथ की छोड़ता है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं भैया मोनोक्रोमेटिक क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक कलर की लाइट, क्रोमा मतलब कलर। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन, ठीक है, एन निकालो। रेट ऑफ एमिशन क्वांटा पर सेकंड, यानी कि एन मांग रहा है। ठीक है, निकालते। पहले तो हम एनर्जी निकालेंगे एच सी बाय लैम्डा से। ठीक है, कोई मोल वोल नहीं है। ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है आपको, एनर्जी निकाली, पावर का फॉर्मूला लगा दिया, P इज इक्वल्स टू एन। एन P दे रखा है, E दे रखा है, मतलब भगवान का दिया सब कुछ है, तो हमारा N आ जाएगा। हाँ ना, बोलो। फटक से समझेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। अच्छा, जिसकी वेलोसिटी जीरो है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, E माइनस ई नॉट। अगर यही जीरो है तो E और ई नॉट तो इक्वल हो जाएंगे, E इज इक्वल्स टू ई नॉट। तो आप गिवन एनर्जी बोलो चाहे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, बात एक ही है। चलिए देखते हैं। आपको एक वेवलेंथ दी हुई है जिससे आपकी एनर्जी आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है, 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। कैलकुलेट करने को कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चा कहेगा भैया अगर E दे रखी है तो E नॉट कैसे निकालेंगे, E ही E नॉट के इक्वल है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जो भी तुम्हारे ऊपर से E नॉट आई थी, जो भी आई थी यहां पर, उसको सॉल्व करके हमने यहां रखा, उसको रखा H न्यू नॉट के इक्वल। तो आपके पास न्यू नॉट कितना आया, गिवन E नॉट की वैल्यू डिवाइड बाय H। समझे, समझे बेटा। स्क्रीन को रोको, क्वेश्चन नोट करो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम आए तो बोहर का कंसेप्ट लगाए तो अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम N4 टू N2। आपके पास N1 दिया है 4 और N2 दिया है 2। इसके बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये N1 और N2 के ऊपर।
मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करूंगा, आपको इसके ऊपर कमेंट करना है इसमें क्या चेंज हो सकता है या ये ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एनर्जी आती है, चेंज इन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 2.18 10 की पावर -18 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। वो कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when the electron in hydrogen atom undergo transition from energy level this to this। ठीक है, हो गया। अब यहां से जो हमने एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को वेवलेंथ निकालने के लिए मैं इस hc बाय लैम्डा वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा और मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगी hc बाय चेंज इन एनर्जी। समझे? बन रहा है कंसेप्ट बेटा? ध्यान दो। चलिए, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इक्वल्स टू 5। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -2.18 10 की पावर -18 डिवाइड बाय n स्क्वायर। n की जगह हमें क्या रखना है? तो कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए, डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। कंपेयर योर आंसर विथ आयनाइजेशन एंथैल्पी। E5 ये है तो E1 कितना होगा? -2.18 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो E5 जो है वो 1/25 टाइम्स है E1 के। ठीक है, कर लिया? चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। What is the maximum number of emission of line when excited electron of hydrogen atom is 6 to ground state? अच्छा देखिए, यहां पे नंबर ऑफ लाइंस का एक फॉर्मूला है n-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर मैंने n लिया 6 -1 डिवाइड बाय 2, तो ये आती है आपकी 15 लाइंस। अच्छा, एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, अगर n1 यानी कि n इनिशियल और n फाइनल दोनों दे रखे हो तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ, फिर इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको। ठीक है, तो यहां पे इस चैप्टर के पहले 15 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।